समझ में आ गया था क्या आपको? कल जो हमने पढ़ा था एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स, तो समझ में आया था ये? यस सर। तो हमने तीन यानी 3 रो पर और 3 कॉलम पर एग्जैक्टली एक जैसे हैं। तो कई बार इसको 6 बोलते हैं, कई बार 3 बोल के ही खत्म कर देते हैं। 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़े थे। तो पहली चीज कि करना क्या है ना? तो रोज को एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं। सिमिलरली कॉलम्स को एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं। फिर रोज या कॉलम को किसी भी स्केलर, नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात हो गई कि हम किसी एक रो को उसी रो से, मतलब रो 1 को रो 1 प्लस के टाइम्स रो 2 या के टाइम्स रो 3 ऐसा लिख सकते हैं। और सेम जो है कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल है। तो ये हमारे 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं। जब रो पर करते हैं तो इन्हें कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन रो। जब कॉलम पर अप्लाई किया जाता है तो कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन कॉलम। ठीक है, तो क्या करना है ये आपको समझ में आ गया, पहली चीज। दूसरी चीज, कब करनी है ये काम, कब करना है? तो जब 2 मैट्रिक्स आमने सामने हो, इक्वेशन की तरह, है ना? 2 मैट्रिक्स जब आमने सामने हैं तब करेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है समझने में? बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नो सर, क्लियर है। यहां तक ठीक है? क्लियर है सर। ठीक है। अब आपके दिमाग में 2-3 चीजें आनी चाहिए। पहले मैं डेट लिख दूं, फिर हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जैसा हमने कहा कब करेंगे, तो जब 2 मैट्रिसेस आमने सामने होंगे तब हम ये सब करेंगे। तो आपका ऑब्वियस क्वेश्चन होना चाहिए कि इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि हमने देखा कि 2 मैट्रिक्स इक्वालिटी के दोनों साइड पर हैं, एलएचएस और आरएचएस में, तब तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो फिर क्यों करेंगे हम ऐसा? पहली चीज। दूसरी चीज ये आपके दिमाग में आनी चाहिए कि जो ऑपरेशंस बताए गए हैं, कि जैसे रो को हम 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये ऑपरेशन एक बार ही करना है क्या? यानी कि हमने, जैसे मान लो कि हमारे पास, हमने रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज कर दिया मानो, तो फिर क्या हम रो 1 को रो 3 से भी इंटरचेंज कर सकते हैं क्या? या केवल एक बार ही ये प्रोसेस हो सकता है? ये गलत है। या फिर, और यही चीज तीनों के लिए है कि मतलब जैसे हमने रो 1 को मान लो 5 टाइम्स रो 1 लिखा, तो क्या हम रो 2 को भी जरूरत पड़ने पर से 3 टाइम्स रो 2 लिख सकते हैं क्या? या केवल एक ही बार ये एलिमेंट्री ऑपरेशन किया जा रहा है? और लास्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हमने 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़े ऑन कॉलम्स एंड रोज रेस्पेक्टिवली, तो केवल 3 ही क्यों पढ़े? इसके आगे और भी तो होने चाहिए थे। क्या कारण है कि यहीं पर रुक गए? तो इन सब का आंसर हम देखते हैं। पहली चीज जो सबसे फंडामेंटल है कि हाँ, ये ऑपरेशंस कितनी बार भी किए जा सकते हैं। आपने रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज किया, अगर आवश्यकता पड़े तो रो 1 और रो 3 को भी कर सकते हैं इंटरचेंज। अगर फिर भी आवश्यकता पड़ रही है तो रो 2 और रो 3 को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, एंड सो ऑन। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों ऑपरेशन एक ही क्वेश्चन में करने पड़ जाएं, वो भी अलाउड है। यानी कि पहले रोज को इंटरचेंज कर दिया, फिर रोज को मल्टीप्लाई कर दिया किसी स्केलर से, फिर आपस में ऐसे अगर जरूरत पड़े तो ऐसा भी कर दिया कुछ। ये भी पॉसिबल है, यानी तीनों एलिमेंट्री ऑपरेशन ये भी पॉसिबल है। लेकिन या तो हम केवल रो वाले ऑपरेशंस करेंगे उस क्वेश्चन में, या फिर उस क्वेश्चन में केवल कॉलम वाले ऑपरेशन करेंगे। यानी खिचड़ी नहीं पका सकते हम, ये अधिकार हमें नहीं दिया गया। उसका भी रीजन है, वो आगे चल के बताया जाएगा। तो ये दिमाग में रखा कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो या तो हम उस पर
किसी भी कॉम्बिनेशन से रो वाले ऑपरेशंस कर सकते हैं या फिर सिर्फ कॉलम वाले ऑपरेशन कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं करेंगे कि आधे दूर तक हम रो वाले ऑपरेशन कर रहे हैं फिर आधे दूर तक कॉलम वाले ऑपरेशन करने लगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन खत्म कि कितने बार ऑपरेशन किए जा सकते हैं, कितनी बार भी किए जा सकते हैं। अल्टीमेट गोल है टारगेट तक पहुंचना। लेकिन याद रहे कि सिर्फ रो वाले कर रहे हैं तो रो वाले, कॉलम वाले कर रहे हैं तो कॉलम वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवल यही 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन क्यों पढ़े, इसके अलावा चौथा पांचवा एलिमेंट्री ऑपरेशन क्यों नहीं डिस्कस किया गया। उसका रीजन है कि ये जो 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन हैं दे आर इनफ। हमारे टारगेट तक, जो भी हमारा लक्ष्य है वहां तक पहुंचने या पहुंचाने के लिए ये 3 ऑपरेशन पर्याप्त हैं। इसके अलावा किसी भी और ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे विथ इन ड्यू टाइम यू विल सी कि इन 3 ऑपरेशन से हम सारी चीजें अचीव कर लेंगे। और सबसे जो फंडामेंटल क्वेश्चन है कि ये क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, है ना। हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस कर तो रहे हैं बट व्हाई। एलिमेंट्री ऑपरेशंस हम कर रहे हैं बट व्हाई, क्यों कर रहे हैं। इसके 2 आंसर हैं। पहला कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ना, मेरे पास एक मैट्रिक्स है और फॉर एनी रीजन मुझे किसी और मैट्रिक्स तक पहुंचना है तब ये कर सकते हैं, है ना। यानी हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और मेरा जो लक्ष्य है वो ए नहीं है, वो बी चाहिए था मुझे, तो फिर ए से बी तक पहुंचने के लिए ये हम कर सकते हैं। ये एक रीजन। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल रीजन है वो है टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, जो सबसे फंडामेंटल रीजन है कि भाई ये सब हम कर क्यों रहे हैं, क्यों ये सारी कहानी पकड़ रहे हैं, अजीबोगरीब चीजें, वो इसलिए क्योंकि हमें मैट्रिक्स का इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है, इसलिए हम ये सब काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि क्या यही एक तरीका है मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का, तो नहीं, ऐसा नहीं है, और भी तरीके हैं। एक तरीका होगा एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल करके, ये आपको शायद डिटर्मिनेंट्स में पढ़ाया जाएगा, वहां भी हम इनवर्स निकालेंगे। लेकिन क्वेश्चन 2 तरीके से आते हैं। हाँ बोलो सर, एक बार और थोड़े बता दीजिए, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था जो हमें हो रहा था। कहाँ तक सुन रहे थे तुम। सर, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन के बाद। मतलब मैंने ये बताया कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्यों करते हैं, ये नहीं सुन पाए, उससे पहले तक सुना। चलो फिर से एक बार बोल दिया कि हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्यों करते हैं। तो पहला रीजन है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो है मैट्रिक्स बी। हमें मैट्रिक्स बी सॉल्व करके निकालना है कि वो क्या होगा। उस केस में हम मैट्रिक्स ए पर ऑपरेशंस करके मैट्रिक्स बी निकालेंगे। ये पहला रीजन है। लेकिन जो फंडामेंटल रीजन है वो है टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर मुझे एक मैट्रिक्स दे दिया जाए और कहा जाए कि भाई ये ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स का आप मुझे इनवर्स निकाल करके दे दो, तब हम उसके लिए एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या यही एक तरीका है इनवर्स निकालने का, तो नहीं, ऐसा नहीं है, और भी तरीके हैं। एक आपको अगले ही चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, एडजॉइंट वगैरह निकाल करके हम इनवर्स निकालते हैं। लेकिन एग्जाम में आपसे एक्सप्लिसिटली बिल्कुल स्पष्ट तरीके से पूछा जाएगा कि फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो जब वो आपसे स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही निकालना है तो हम इसी मेथड से निकालेंगे। इसके अलावा भी एक मेथड है इनवर्स निकालने का जो आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, मैंने भी वहीं सीखा था। वो शॉर्टकट होता है, वो टाइम मिलेगा तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। वो प्रोबेबली आपको हेल्प करेगा आपको ये बताने के लिए कि आपका आंसर सही आया या गलत आया। तो यहाँ तक का जो बैकग्राउंड है आपको समझ में आ गया क्या कि हमने ये सब यस क्यों सर, किया अच्छे से सभी को। इनवर्स फाइंड करने के लिए। हाँ, इनवर्स फाइंड करने के लिए।
तो अब ये बात समझ लिया कि जो हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस करेंगे वो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के लिए करेंगे, तो फिर हम थोड़ी बातें इनवर्स पर भी करते हैं, थोड़ी थ्योरी जो है वो इनवर्स के बारे में भी करेंगे। इसमें एक दो थ्योरम्स हैं जो एज इट इज एग्जाम में डिराइव करने के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमने एक टॉपिक लिखा इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, है ना, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस लिखा। हमने कहा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए तो ऑब्वियस क्वेश्चन यही आएगा कि क्या हर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जा सकता है, तो उसका आंसर होगा नहीं, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। केवल उन्हीं मैट्रिक्स का जिनका इनवर्स निकाला जा सकता है उनको हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। तो लिख लिया पहले, इनवर्स फॉर एवरी मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। हर मैट्रिक्स के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरी बात, फॉर दोज मैट्रिसेस, या इंग्लिश को सही करने के लिए हमने फॉर हटाया, दोज से स्टार्ट किया, दोज मैट्रिसेस फॉर विच इनवर्स exists are known as invertible matrices। तो भाई किन मैट्रिसेस को हम इन्वर्टिबल कहेंगे? केवल उन्हीं मैट्रिसेस को इन्वर्टिबल कहेंगे इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, हाँ, जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये तो इंग्लिश वाली बात हुई, मैथ्स में इसका क्या मतलब है? तो मैथ्स में इसका मतलब समझने से पहले हमने शुरू में एक बात कही थी कि मैट्रिक्स में डिवीजन पॉसिबल नहीं होता। तो जैसे मैं लिख रहा हूं 5/5, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 5 × 1/5, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, बताओ। 5/5 को मैंने 1/5 लिख दिया इंटू, और yes, फिर इसको अलग तरीके से ऐसे लिख दिया, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। yes, तो आपको अगर ध्यान अगर आप दें तो इसको मैं कह सकता हूं क्या कि इनवर्स ऑफ 5 है ये 5 का इनवर्स है, और वैल्यू आ गई 1। तो मैट्रिक्स के केस में 1 के आइडेंटिकल कुछ होता है क्या? मैट्रिक्स के केस में हम 1 तो नहीं लिख सकते क्योंकि 1 मैट्रिक्स है नहीं। 1 जैसा कुछ हमने पढ़ा है क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एग्जैक्टली, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि कोई मैट्रिक्स अगर ए है और अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे और मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, सही है। लेकिन वहां तो 1 है, वही तो कह रहा हूं, ये तो 1 वैल्यू है, लेकिन मैट्रिक्स 1 वैल्यू नहीं होता, वो मैट्रिक्स के टर्म्स में ही होगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ऐसा ही होता है ना, 1 0 0 1 ऐसा ही होता है। उसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स 1 ही होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स 1 का मतलब क्या हुआ कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हर एलिमेंट जो है इसका वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी 0 रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसीलिए इसको ऐसा डिजाइन ही किया गया है ना। इसको ऐसा ही नहीं कि फालतू में डायगोनल एलिमेंट्स को 1 रख दिया, कहीं और भी तो रख सकते थे। यही रीजन है कि सारे एलिमेंट्स जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसीलिए इसको डायगोनल करके ऐसा रखा गया है। तो ये समझ में आया कि जिस तरह से कोई नंबर अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है तो 1 आता है, उसी प्रकार से कोई मैट्रिक्स अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। ये क्लियर हुआ? yes sir।
अच्छा, अब ये बताओ कि अगर 5 इंटू 5 इनवर्स 1 है तो क्या 5 इनवर्स इंटू 5 भी 1 होगा? यस सर। देखो तुम ये कह सकते हो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, अब क्यों ये फालतू का पूछ रहे हो? वो इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि मैट्रिक्स नॉर्मल रियल नंबर्स की तरह नहीं होता है। ए बी और बी ए बराबर हो जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि ए इनवर्स इंटू ए का वैल्यू जो आएगा ना, दैट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू आई। ये भी आपको मानना पड़ेगा कि केवल एक तरफ से नहीं है भाई, दोनों तरफ से होना चाहिए। सर तो ये तो नॉर्मल सी बात। नहीं, ये नॉर्मल सी बात मैट्रिक्स के केस में नहीं है। ऐसे कई सारे मैट्रिक्स आपको मिलेंगे। जब यहाँ तो मैंने इनवर्स लिख दिया ना, जैसे मान लो a इंटू बी की वैल्यू आई आ गई, ठीक है? आ सकती है? आ सकती है कि नहीं आ सकती है बताओ? आ सकती है ना? यस सर। तो इसका मतलब यहाँ से मैं कह सकता था कि b की वैल्यू आई इनवर्स सॉरी ए इनवर्स होनी चाहिए। कह सकता हूँ ना एक तरह से कंपेयर करके। लेकिन अगर b इंटू ए की वैल्यू आई नहीं आए तो हमारा एजम्पशन गलत हो गया ना? समझ में आया? हमने मल्टीप्लिकेशन जब पढ़ा था मैट्रिक्स का तो यही पढ़ा था ना कि a इंटू बी नीड नॉट बी इक्वल टू b इंटू ए। याद आया आपको कुछ? कि a इंटू बी b इंटू ए के बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैट्रिक्स के लिए इनवर्स के लिए जरूरी है कि ये दोनों एग्जिस्ट करें, तभी ये दोनों सेम होंगे, यानी ये भी इक्वल टू आई होना चाहिए, तभी मैं बी को ए इनवर्स के बराबर कह पाऊंगा। ये बात समझ में आई आपको या कंफ्यूजन है? पूछो। देखो भाई, इसको अच्छे से देख लो और बताओ किसमें कंफ्यूजन है या समझ में आ गया ये? बोलो, इसमें कंफ्यूजन है या ये क्लियर है कि a इंटू बी आई है तो b इंटू आई जरूरी नहीं है कि होगा, लेकिन हम उसको इनवर्स तभी कह सकते हैं जब b इंटू ए भी आई के बराबर हो। यानी कि a इंटू बी इज इक्वल टू आई वाला हर समय ये इनवर्स नहीं होगा। जैसे a इंटू बी करके आई आने वाले मान लो 50 मैट्रिक्स हैं b जैसे, लेकिन b इंटू ए भी आई हो ऐसा केवल एक ही मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा इन 50 में से। ये समझ में आया या कंफ्यूजन है इसमें? ये बताओ जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बताओ। सर आ गया समझ में। समझ में आ गया ना ये? यस सर। ये मल्टीप्लिकेशन में हमने सीखा है, ठीक है? तो इसको अब डिफाइन कर देते हैं, ऐसे इतना समझने के बाद डिफाइन करते हैं कि इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, if A is a square matrix of order m and if there exists another square matrix जिसका नाम है B of the same order m, of the same order m, such that ये इंपॉर्टेंट है, ए बी इज इक्वल टू बी ए एंड बोथ आर इक्वल टू आई, है ना? ए बी जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, बी ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए, दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए और दोनों की वैल्यू इक्वल टू आई होनी चाहिए। इतने सारे कंडीशंस हैं। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए एंड इज ऐसे डिनोटेड लिख दिया, डिनोटेड एज ए इनवर्स,
ऐसे कर। अब आप देखो, किसी ने इसको ऐसे पढ़ा, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, तो वो कहेगा कि एक तरह से तो ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, तो मैंने बी को ए इनवर्स बोल दिया। कोई इसको ऐसे भी पढ़ सकता था कि पहले वो ये पढ़ता, अगर वो पहले ये पढ़ता तो वो ए की जगह क्या दिखता, उसको दिखाई देता, ऐसा दिखाई देता है ना। तो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि उसको पहले ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई ही दिखेगा, वो उसको बी ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू आई भी देख सकता है। इसका मतलब अगर b को मैं कह रहा हूं कि a का इन्वर्स है, तो फिर मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि a भी b का इन्वर्स है, वैसे वर्सा। उसको भी लिख लिया, ऑल्सो a is inverse of b and is denoted as b इनवर्स। ठीक है, यानी अगर मैं कह रहा हूं कि ए बी इज इक्वल टू आई है, बी ए इज इक्वल टू आई है, तो ए और बी दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स होंगे, है ना। तो इसको अलग से भी आप चाहो तो लिख सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, ए इज इक्वल टू बी इनवर्स, ऐसे, एंड बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, ऐसे। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं एक एग्जांपल लेकर के इसको थोड़ा समझाऊं कि लेट, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसकी वैल्यू बताई गई है 2 3 1 2, छोटा सा ही मैट्रिक्स लिया, एंड एक मैट्रिक्स लिया मैंने बी 2, ये 2 लिख लिया यहाँ पर, फिर -3 है और ये 1 है तो उल्टा कर दिया, ये -1 कर दिया। ठीक है, देयरफॉर ए इंटू बी की वैल्यू बता सकता है कोई मुझे जल्दी से? ए इंटू बी की वैल्यू बता सकते हैं क्या? रो कॉलम 1। अच्छा, फिर 0 आ रहा है ये, यस, और नीचे वाला ये पहला 2 -2 0, और ये 0 दिख रहा है क्या, -3 + 4 1 दिख रहा है। 1 यस, तो इसको मैं आई लिख दूं और साइड में चुपचाप 2/2 लिख दिया, ऐसा। ठीक, ए बी अभी भी आपके सामने है, बी इंटू ए बता सकते? 1 1 0 0 0 1 0, तो ये फिर से आ गया क्या, आई मैट्रिक्स 2/2। ठीक है, तो यहां से हमने क्या पाया, दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी इनवर्स एंड बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये थोड़ा बहुत आपको इनवर्स समझ में आया? सर अगर ए बी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू आई होगा तो ए इनवर्स ए इक्वल्स टू बी इनवर्स। एक मिनट, क्या बोले, फिर से बोलो, क्या ए बी इज इक्वल टू बी ए रहे ए बी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू आई रहेगा तो ए इक्वल्स टू बी इनवर्स। हाँ देखो, अगर ये दोनों है, पहले तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ये समझ लो। ठीक है, तो अपने दिमाग में ये बैठा लिया कि ये दोनों बराबर है, बताओ पहली चीज। यस सर। अच्छा, अब मान लो कि तुमने ए बी को पहले देखा, ए बी को पहले देखा और आई माना, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि बी की जगह क्या होना चाहिए था, ए इनवर्स। ठीक है ना,
तभी तो y आएगा। जैसे 5 इंटू 5 Yes, इनवर्स sir. 1 था। अच्छा, तो ये भी तो हो सकता है कि किसी को bA पहले दिखाई दिया हो, उसने AB इज इक्वल टू BA की जगह BA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू y पढ़ा। तो अगर वो BA को पहले देख रहा है तो उसके दिमाग में क्या आएगा, A की जगह क्या होना चाहिए था, B इनवर्स। ठीक है, तो B A इनवर्स के बराबर आ गया, A B इनवर्स के बराबर आ गया। ठीक है यहाँ से। Yes, sir. ठीक है, तो दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स होंगे। जैसे मैं तुमसे कह रहा हूँ कि 5 इंटू 1/5 का वैल्यू 1 है, तो 5 का इनवर्स 1/5 है और 1/5 का इनवर्स 5 है। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसा ही है। ठीक है, Yes, sir. ठीक। तो अब यहाँ पर इतनी सारी बातें करने के बाद दो छोटे छोटे नोट्स हैं। वैसे ये बहुत ज्यादा काम के नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में रहें तो अच्छा है। पहला कि इसको मैं ज्यादा प्रूव नहीं करूंगा, ये आप खुद से कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट हैव इनवर्स। यानी अगर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर है, यानी रो और कॉलम अलग अलग है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का करेगा। हाँ बिल्कुल, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स पॉसेस इनवर्स। क्यों है ऐसा, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि भाई ए बी और बी ए जो हैं, अगर मान लो ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ए बी की कुछ वैल्यू आई तो बी ए एग्जिस्ट करे यही कोई जरूरी नहीं है ना। बी ए एग्जिस्ट करे यही कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कॉलम और रो मैच करने चाहिए, है ना। तो उसका इनवर्स की तो बात ही नहीं आ रही, तो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया उसी को लिख लिया। इफ B is inverse of A, then A is inverse of B। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आपको अब तो पता है, पर ऐसे ये दो बातें लिख ली है ना। इसको अगर चाहोगे तो कभी मैं प्रूफ करके भी दिखा दूंगा, पर उसकी जरूरत नहीं है ना। आप उसको लॉजिकली समझ सकते हो कि ए बी, हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन में ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो बी ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा था बहुत सारे केसेस में। ठीक है, तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब इसके बाद दो थ्योरम्स हैं, उसमें से एटलीस्ट एक हम अभी कर सकते हैं। ये दोनों थ्योरम्स इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं डिराइव करने के लिए। थ्योरम्स, इसको थ्योरम मान लिया, ऐसे थ्योरम 1 मान लो या कुछ भी मान लो, 1 मान लो ऐसे। ये बात करता है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। मतलब क्या है कि थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि a इंटू बी की वैल्यू आई हो सकती है, और मान लो ऐसे b के लिए मान लो 10 मैट्रिक्स अवेलेबल हैं। b A मतलब इनवर्स। हाँ, a इंटू बी की वैल्यू आई है अभी, है ना। सिर्फ ये मानो कि a एक मैट्रिक्स है, b एक मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई किया तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला, और b के ऐसे 10 मैट्रिक्स अवेलेबल हैं। b मतलब b1 b2 b3 b4 ऐसे 10 मैट्रिक्स हैं जिससे i आ जाएगा। लेकिन b इंटू आई, सॉरी b इंटू ए, ये भी i आ जाए, इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला मात्र एक ही मैट्रिक्स होगा। यानी इन 10 में से मात्र एक ही मैट्रिक्स है जो उल्टा भी सेम रिजल्ट दे देगा। ठीक है, वही हम अभी प्रूफ करेंगे। ठीक है, यानी कि a इंटू बी इज इक्वल टू आई, ये 10 मैट्रिक्स मान लिया, 10 मैट्रिक्स हैं, ये रिजल्ट दे देंगे। लेकिन जब b इंटू आई हम b इंटू ए करेंगे तो या तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वो, या एग्जिस्ट करेगा तो भी आई नहीं आएगा, कुछ और वैल्यू आएगी आपको। ठीक है, तो इसको ऐसे कहा जाता है कि इनवर्स
ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा, तो इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट्स, अगर एग्जिस्ट करती है तो इट्स यूनिक। इस तरह से पूछा जाता है या बोला जाता है कि इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक। तो इसका हम प्रूफ देखते हैं जल्दी से, थोड़ा आप ध्यान दें यहाँ। तो लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सर क्यों यूनिक होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का ही तो इनवर्स निकलता है। हाँ, तो हमने क्या कहा कि उसका एक ही इनवर्स हो सकता है, जैसे ए बी इज इक्वल टू आई, बी ए इज इक्वल टू आई। तो ऐसा नहीं होगा कि ए सी इज इक्वल टू आई और सी ए इज इक्वल टू आई, ऐसा नहीं हो सकता। केवल एक ही मैट्रिक्स बी होगा जिसके लिए ए बी और बी ए दोनों आई हो जाए, यही प्रूफ कर रहे हैं, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, लेकिन जैसे हमने कहा ना कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, तो ऐसा तुम पूछ सकते हो कि अच्छा कोई सी मैट्रिक्स भी हो सकता है क्या, ये भी ऐसा हो जाए, ए मैट्रिक्स सेम रखा दोनों में, तो आंसर आएगा नहीं। केवल और केवल एक ही मैट्रिक्स बी के लिए ये पॉसिबल है, उसी का प्रूफ हम देखेंगे, ठीक है। तो हमने मान लिया लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, जिसका ऑर्डर कुछ होगा एम मान लिया हमने। अगर ऐसा है तो इसका मतलब तो ये है ए आई जे मैट्रिक्स का ऑर्डर एम है या एम बाई एन है। ऑब्वियसली ऑर्डर सेम है तो रो और कॉलम बराबर होंगे, ऐसा मान लिया। अब हमने माना लेट बी एंड सी आर द इनवर्स ऑफ ए। हमसे कहा गया है कि एक ही होगा, हमने दो मान लिए कि मान लो भाई कि ए बी और सी दो हैं उसके इनवर्स। तो अगर ऐसा है तो दिस इंप्लाइज बी सी आर ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एम, है कि नहीं। हमने यही कहा था ना इनवर्स के डेफिनेशन में कि ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और बी उसका इनवर्स है, तो ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई बी भी ए का इनवर्स है, सी भी ए का इनवर्स है। तो अगर ऐसा है तो ऑल्सो बी एंड सी आर ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एम, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा यूनिकनेस के लिए। अगर मैं किसी तरह से b इज इक्वल टू सी प्रूफ कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम अब इसी पर काम करेंगे कि b इज इक्वल टू सी हमको प्रूफ करना है। तो नाउ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। क्यों? सिंस b इज इनवर्स ऑफ a and AC is equal to CA is equal to I। क्यों? Since C is inverse of A। ठीक है, यहां तक बताओ, यहां तक समझ में आ गया ये रीजन? यस सर। ठीक है, अब लास्ट का लाइन ध्यान से आप देखिए, इसको थोड़ा प्लीज ध्यान से देखो। हमें प्रूफ क्या करना है, B इज इक्वल टू सी, याद रखना। इसीलिए हम B से शुरू करेंगे। मैं B को B इंटू आई लिख दूं क्या, कोई दिक्कत है? किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो सेम रहता है, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो सेम रहता है। तो B को मैंने बी आई लिखा। अच्छा, अब मैं I की जगह AC लिख देता हूँ, कोई दिक्कत? इसको मैं नो सर। ऐसे लिख दूं, फिर कोई दिक्कत? और ये ऐसे कर दूं। अब BA की वैल्यू क्या है, I। आ गया? प्रूफ को जरा ध्यान से देखो। B को लिखा B इंटू आई की जगह लिख दिया A इंटू सी,
और बी ए इंटू सी हो गया। इसका मतलब बी ए की वैल्यू आई हमें पता है, तो आई लिख दी, आई इंटू सी वापस से सी दे देगा। स्टार्ट किया था बी से, पहुंचे हैं सी पर, दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी। तो यहां से हमने लिखा हेंस ए हैज अ यूनिक इनवर्स, और ये हो गया आपका प्रूफ। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए ये।